नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 19 फरवरी से 25 फरवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कोई भी सरकारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को 12 तेंदुए छोड़े गए हैं? आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में 12 लेपर्ड्स जो हैं वो रिलीज करे गए हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कूनो नेशनल पार्क। जी हाँ, कूनो नेशनल पार्क में 12 तेंदुओं को छोड़ा गया है। आप देखते हैं, ये फोटो है तेंदुओं की और आपको जानकारी दें इस बारे में तो बता दें सॉरी 12 चीतों को बेहोश करके क्रेट में भरकर जोहान्सबर्ग जो जगह है, जोहान्सबर्ग के OR टैबो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते में रखा गया है। मतलब जो आपका जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट है, जिसे टुआबो इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी कहते हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, उसमें रखा गया है। ठीक है, इसे लाया कौन है तो आपको बता दें, इसे लाया है इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लो मास्टर जो कार्गो प्लेन है। वो इन 12 चीतों को, 12 जो चीते हैं या आप कहते हैं लेपर्ड्स हैं, उनको साउथ अफ्रीका से लाया है। कहां से लाया है? साउथ अफ्रीका से लाया है। आपको बता दें, ये सभी चीते जो हैं, 12 के 12 जो चीते हैं, इन 12 चीतों को क्या करा जाएगा? 12 चीतों को आपके जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है इसमें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर। तो ये चीज आ रही है, दो चीज आपकी कवर हो रही है। एक तो क्या है, आपका नेशनल पार्क कौन सा है, तो कूनो नेशनल पार्क याद रखिएगा। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है आपका? आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये याद रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आपको कि दक्षिण अफ्रीका के साथ हमने जो अभी जो 12 आपके तेंदुए आए हैं, या कहते हैं कि चीते आए हैं, तेंदुए कह रहा हूं, चीते आए हैं, उनमें से जो 12 चीते हैं, 12 में से 7 क्या है, वो मेल हैं या कहते हैं आपका नर हैं, और 5 जो है फीमेल है, मतलब मादा है। तो टोटल 12 हो गए, 7 5 12, तो 7 प्लस 5 12 हो गए। तो 12 जो तेंदुए हैं वो आए हैं कहां से? साउथ अफ्रीका से आए हैं। आपको बता दें कि जो आपको बता दें, जो अफ्रीकी चीते होते हैं, चीता जो होता है आपका, लेपर्ड जो होता है, अफ्रीकन लेपर्ड होता है, वो लगभग बिल्कुल अप्रोक्स 100 नहीं तो अप्रोक्सीमेटली जो इंडिया पे, इंडियन कॉन्टिनेंट पे पाए जाने वाले जो चीता है, लगभग उनसे मैच करते हैं। आपको बता दें कि लेपर्ड जो होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, कहते चलने वाला जानवर होता है। तो पृथ्वी पर सबसे तेज कौन दौड़ता है? लेपर्ड दौड़ता है। ठीक है, आपको बता दें कि 1952 में भारतीय उपमहाद्वीप से विलुप्त हो गए थे। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से 1952 में हमारे जो लेपर्ड्स हैं वो लगभग पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। फिर भारत सरकार योजना लाई और उनके तहत इनकी जनसंख्या दोबारा से बढ़ाई जा रही है। अब बढ़ाई कैसे जा रही है? तो बढ़ाने का तरीका ये है कि हम अफ्रीका के सामने डील करिए, साउथ अफ्रीका के सामने डील करिए। साउथ अफ्रीका से डील करके हमने उनसे क्या कहा कि आप हमें लगभग 30 दशक तक, या आगे लगभग 3 दशक तक, लगभग 30 सालों के लिए हम क्या है, इनसे चीता लेंगे, लगभग हर साल 12 के एवरेज के हिसाब से। मतलब 3 डेकेड तक हम उनसे चीता लेते रहेंगे और हर साल 12 के एवरेज पे वो आते रहेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे जो आपका जो चीते हैं वो अपने माहौल में ढल जाएंगे और हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और नर और मादा मंगाने का मतलब यही बना कि जिससे कि वो आगे प्रजनन कर सकें और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है, पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ है? तो आपको तो झींगा मेला बताना है कहां पे शुरू हुआ है, और जो गांव का नाम बता दिए। यहाँ पे गांव का नाम क्या है? एनाखेड़ा गांव है। तो वो कौन सा जिला है? तो आपका सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, मुक्तसर। क्या नाम है? मुक्तसर। तो मुक्तसर आप जानते हैं, झींगा एक जलवायु जीव होता है, जलवायु कह रहा हूँ, जलीय जीव होता है। ठीक है, ये जलीय जीव होता है, ये इसकी खेती करी जाती है, इसके मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन किया जाता है, और इसी के लिए मेला रखा गया है इसके द्वारा, पंजाब में रखा गया है। ठीक है, तो आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो आपको बता दें, पंजाब सरकार ने अपना पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला, जिसे हम कहते हैं झींगा मेला भी कहते हैं, झींगा मेला भी कहते हैं, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रॉन फेयर या के श्रिम्प मेला कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉन फेयर कहते हैं, और साथ में श्रिम्प मेला भी कह सकते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे? झींगा मेला कहेंगे इसको। तो याद रखिएगा, दोनों फर्क है, लगभग सेम ही है, फर्क नहीं है। तो आपको बता दें, जो आपको प्रॉन फेयर और कहते हैं श्रिम्प मेला जो है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके एफर्ट द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या है, ये जागरूकता क्या फैलाते हैं? जागरूकता फैलाते हैं
लोगों के बीच में, किसके, झींगा पालन के लिए, झींगा की खेती होती है उसके पालन के लिए क्या जागरूकता फैलाते हैं कौन, पंजाब सरकार जो है उसके लिए ये फेयर शुरू किया गया है, कहते हैं या मेला शुरू किया गया है। आपको बता दें जो झींगा पालन है या कहते हैं शिल्प फार्मिंग जो है वो एक एक्वाकल्चर बेस्ड एक्टिविटी है। एक्वाकल्चर मतलब क्या होता है, जो जलीय जीव होते हैं, आपके जलीय जीव होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एक्वाकल्चर या एक्वा कल्चर, या उनके मतलब आसपास का वातावरण, या कहते हैं कृषि पर आधारित जलवायु जो उनकी है वो कैसा है, एक्वा होता है, पानी के द्वारा होता है। इन मरीन मतलब हो गया पानी के अंदर, और फ्रेश वाटर सादा पानी जो होता है, बिल्कुल ताजा पानी जो हम लोग पीते हैं, उसमें ये इनकी खेती करी जाती है। किसकी करी गई है इस खेती, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मतलब इनको पाल के और फिर जब ये बड़े हो जाएं, अच्छे साइज में हो जाए, फिर इनको क्या है मार्केट में बेचा जाता है और लोग उसे खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उसमें बताते हैं कि 2022-23 तक दक्षिण पश्चिमी पंजाब में कुल 1212 एकड़ भूमि को झींगा पालन के लिए लिया गया। मतलब पंजाब सरकार ने 2022-23 में क्या हुआ, 1112 एकड़ जो जमीन थी वो श्रिम्प फार्मिंग के लिए लिया गया, कहाँ, साउथ वेस्ट पंजाब के अंदर, और जिसमें जो टोटल जो झींगों की उत्पादन होगा कितना होगा, 2413 टन झींगा उत्पादन किया जाएगा उस आपके एक भूमि के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का क्या नाम है। तो आपको बताना है जो हमारी UIDAI है उसका जो AI चैटबॉट रिलीज करा है उसका नाम क्या है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए आधार मित्रा। जी हाँ, आधार मित्र जो है वो नाम है किसका, AI चैट का नाम है। आप देखते हैं ये लिखा हुआ है। ये आपको क्या जानकारी देगा, आपके कैसे आधार के बारे में, या आपका क्या नाम PVC कार्ड के बारे में जानकारी देगा, ऐसी छोटी छोटी जानकारी देगा। यहाँ पे लिखा है क्या है, UIDAI की फॉर्म क्या होती है आपको बता दें। तो UIDAI की फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या है हाल ही में एक चैटबॉट रिलीज करा है किसी लोगों की सहायता के लिए, किसी जो उनका आंसर होते हैं, क्वेरीज होते हैं, जो आधार कार्ड के लिए उनकी जो क्वेरीज होती है, उनके जो डाउट होते हैं या उनके मन में क्वेश्चन होते हैं, उनका निवारण करने के लिए ये बनाए गए हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, आधार मित्र नाम रखा गया है, या इंग्लिश में क्या है आधार मित्रा, हिंदी में आधार मित्र नाम इसका रखा गया है। ठीक है, AI चैटबॉट का नाम है इनके। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड ये चैटबॉट जो है वो आंसर की क्वेरी आंसर देता है, कोई भी क्वेरी, जैसे आपका आधार का एनरोल नंबर क्या होता है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, PVC कार्ड का स्टेटस या ऑर्डर क्या है ना, आपकी कोई कंप्लेन आधार कार्ड के प्रति, उस कंप्लेन के बारे में जानकारी देता है आपको। ठीक है, और ये आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, कौन सी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, कौन सी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। तो आप जिसमें चाहो उसमें बात कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो आपको बताना है न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए MV सुचिंद्र कुमार। ठीक है, तो नाम क्या है, MV सुचिंद्र कुमार जी, ये बने हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी। तो आप देखते हैं फोटो है इन्हीं का नाम है MV सुचिंद्रा कुमार या सुचिंद्र कुमार, ये बन गए हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है, और आपको बता दें जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो है ये क्या है, ये एक लेफ्टिनेंट जनरल है। आप जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है आर्मी में, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है, जनरल होती है, उसके बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल आता है। तो आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार जिनको बना दिया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और भाई जो इससे पहले कौन थे डेप्यूटी चीफ, तो इससे पहले डेप्यूटी चीफ थे कौन, जनरल BS राजू जी। तो अब BS राजू जी कहाँ गए, तो आपको बता दें BS राजू जी है उनका ट्रांसफर कर दिया, कहाँ कर दिएगा, साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर। तो अब क्या हुई है, साउथ वेस्टर्न, आपका साउथ वेस्टर्न कौन सा पार्ट हो गया आपका, साउथ में नीचे वाला, वेस्टर्न मतलब आपका ये केरल साइड का जो एरिया है, इस एरिया की साइड आपका क्या है इंडियन साइड के क्या है जो कमांडर है आर्मी की, जो आर्मी यहाँ डिप्लॉय है उस आर्मी के जो कमांडर जो होंगे उनको बना दिया गया है। तो आपको याद है जो भी कमांडर होता है किसी वेस्टर्न का जो कमांडर होता है वो हमेशा लेफ्टिनेंट जनरल ही होता है, और कुछ नीचे कोई पद नहीं हो सकता कमांडर का। ठीक है, तो आपको बता दें आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और आर्मी को स्टेब्लिश कब किया गया था, क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्मी को स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1985 में। ठीक है, और इसके करंट आर्मी चीफ कौन है, तो आर्मी चीफ इसके हैं मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। जैसे मैंने बताया आपको जो जनरल पोस्ट होती है आर्मी की हाईएस्ट रैंक होती है, उसके बाद कौन सी आती है, वो आती है लेफ्टिनेंट जनरल। तो जनरल कौन हुए, मतलब आर्मी के चीफ, हेड ऑफ आर्मी, तो आर्मी के हेड कौन हुए, मनोज पांडे जी हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है। तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी सौराष्ट्र। जी हाँ, सौराष्ट्र ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब।
अब क्या हुआ, तो आपको बता दें सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। और इन्होंने क्या कर किससे किसे हरा के जीता है, तो उन्होंने बंगाल को 9 विकेट से हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आपको बता दें जो सौराष्ट्र है उन्होंने जो पहली ट्रॉफी जीती थी, कौन सी, रणजी ट्रॉफी जो थी, पहली रणजी ट्रॉफी जो क्या नाम है जो जीती है वो कोलकाता के अंदर जीती है। वहीं आपको बात करें पहली रणजी ट्रॉफी कब जीती थी, तो वो जीती आपकी 2019-20 में जीती थी उन्होंने। कब जीती थी, 2019-20 में जीती थी। कहाँ, किसने रणजी ट्रॉफी जीती थी, किसने जीती थी, सौराष्ट्र ने जीती थी। ठीक है, और सेकंड कहाँ जीत ली अभी 2022-23 में कोलकाता के अंदर, कहाँ पे, ईडन गार्डन्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैच कहाँ हुआ था, ईडन गार्डन के में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, गुजरात के अंदर। जी हाँ, गुजरात के अंदर आपका छठा एडिशन शुरू हुआ है किधर, सुजलाम सुफलाम जल अभियान, जो कि आप देखते हैं नाम यहाँ लिखा हुआ है, सुजलाम सुफलाम जल अभियान। ठीक है, ये कहाँ शुरू किया गया है, इसका छठा एडिशन, 6th एडिशन शुरू किया गया है, संस्करण कहते हैं, छठा संस्करण कहते हैं। तो ये शुरू किया गया है गुजरात के अंदर। और आपको जानकारी दे दें, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के जिले में खोरज गांव जो पड़ता है, खोरज गांव से सुजलाम सुफलाम और सुजलाम सुफलाम जल अभियान को जल अभियान का जो छठा एडिशन है या कहते चरण है उसका शुभारंभ किया। ठीक है, आपको बता दें ये कैंपेन वाटर स्टोरेज के लिए किया गया है। अब ये वाटर स्टोरेज कैसे किया जाएगा, तो इन्होंने क्या करा, गुजरात ने एक पीपीपी प्रोग्राम बनाया। अब पीपीपी सर क्या होता है पूछेंगे आप, तो पीपी होता है आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक, मतलब इसमें क्या होता है, पब्लिक मतलब प्राइवेट कंपनी प्लस आपकी जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे और क्या है वाटर को बचाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट है, आप कहते हैं मास मूवमेंट है किसके लिए, वाटर रेवोल्यूशन के लिए। अब क्या वाटर रेवोल्यूशन क्या करा जाएगा उस राज्य के अंदर, तो इसमें क्या रहेगा, ये क्या करेंगे, ये ग्राउंड वाटर जो हमारा होता है जिसे हम कहते हैं भूजल स्तर, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं भूजल स्तर, जो इसका उद्देश्य है उसका काम ये है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको मैक्सिमाइज करें। रेन का टाइम जब आता है तो क्या करें, हम अपने ग्राउंड वाटर को जितना हो सके उतना रिचार्ज कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, जब गर्मियां आएंगी तो हमें जल की कमी ना महसूस हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको बताना है भारत सरकार 430 करोड़ रुपए में पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित करेगी, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, पुणे के अंदर। जी हाँ, पुणे के अंदर भारत सरकार जो है पहला, मतलब भारत का अपना पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, जो कि जिसकी लागत जो होगी वो 430 करोड़ रुपए होगी, वो स्थापित कहां करेगी, पुणे के अंदर स्थापित करेगी। आप बता दें कि भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से अपना पहला क्या है, वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट शुरू करेगी। ठीक है, आपको बता दें ये इसको जो प्लांट बनोगा, हाइड्रोजन प्लांट होगा, ये इसे बनाया कौन, एक प्राइवेट कंपनी बनाएगी जिसका नाम है ग्रीन बिलियन लिमिटेड। तो ग्रीन बिलियन लिमिटेड कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो इसको बनाएगी। तो आपको बता दें कंपनी ने साइन करा है एग्रीमेंट, किससे साइन किया है, तो भारत सरकार साइन नहीं करा, एग्रीमेंट साइन हुआ है किससे, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साइन हुआ है। कितने, 30 साल के लिए साइन हुआ है, कितने साल के लिए, 30 साल के लिए साइन किया गया है। आपको बता दें इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, या आप कह दें यहाँ पे इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो रोज होगा, इसका उद्देश्य होगा रोजाना 350 टन जो ठोस कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, उसको ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसको ये प्रोसेस करेगा और उसे हाइड्रोजन में चेंज करेगा। ठीक, तो वहीं यहाँ पे दिया है, तो ये प्रतिदिन 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। तो इस प्लांट से क्या होगा, जो सॉलिड वेस्ट होगा उसको लेगा ये, और उस सॉलिड वेस्ट को क्या हाइड्रोजन में चेंज करके हाइड्रोजन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें यह प्लांट पुणे के हडसर इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाना है। तो कहाँ बनेगा ये, आपका हडसपर इंडस्ट्रियल स्टेट में बनेगा आपको। ठीक है, और ये प्लांट जो है अपनी तरह का एक पहला प्लांट है पूरे देश के अंदर, इससे पहले ऐसा भारत में ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो इस तरह से काम करता हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है हु हैज टॉप्ड नेशनल ज्योग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट, मतलब नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर की प्रतियोगिता 2023 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, कार्तिक सुब्रमण्यम। जी हाँ, कार्तिक सुब्रमण्यम है, इनका जो ये वाला फोटो है आप देखते हैं, ये वाला फोटो है, इसके लिए इनको ये खिताब मिला है, कौन सा, फोटो ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ये भी इन्हीं की फोटो है, आप याद रखें, ये भी क्या है, इन्हीं की फोटो है, पर खिताब जो है इनके लिए मिला है और एक दूसरा इसके लिए है। तो आपको जानकारी दे दें कि भारत मूल के इंजीनियर, जो कि इंजीनियर है, ये सब इंजीनियर कम फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम को खूबसूरत फोटो ने
खूबसूरत फोटो ने नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर की प्रतियोगिता जो 2022 थी, इसमें 5,000 से अधिक जो लोग थे उसमें, उस प्रतियोगिता में कितने लोग थे? 5,000 से ज़्यादा लोग थे। उन सभी को हरा के टॉप पोजीशन पाई है इसमें। आपको बता दें, जो इनका जो फोटो था जिसके लिए इन्हें प्राइज़ मिला है, या कहते हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया था, इसका नाम क्या था? डांस ऑफ द ईगल। मतलब जो आपका वो ईगल क्या कहते हैं हम? ईगल जो होती है हमारा, है ना? क्या नाम? चील जिसे हम कहते हैं। चील का नृत्य जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? डांस ऑफ द ईगल को। इसके लिए इन्हें चिलक बर्डल ईगल प्रिजर्व इन अलास्का। तो ये कहाँ लिया था इनने? फोटो जो लिया था वो कहा था चिलकत, है ना, वाइल्ड ईगल प्रिजर्व इन अलास्का, ये जगह है, वहां पे इन्होंने ये फोटो ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं, आपको बताना है यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स किसे बनाया गया है। तो आपको बता दें, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। जी हाँ, आयुष्मान खुराना जी को अपॉइंट किया गया है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स। किसके द्वारा? यूनिसेफ द्वारा किया गया है। तो आपको याद है, ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, यूनिसेफ द्वारा ये किया गया है, तो इतना याद रखिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको और कुछ नहीं है, ये आप जानते हैं, ये आयुष्मान खुराना है। ये हमारे क्या नाम है, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, और बहुत अच्छे दिग्गज आपके आपके वो हैं, एक्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, बी आर सुब्रमण्यम। जी हाँ, बी वी आर सुब्रमण्यम। आप फोटो देखते हैं, ये फोटो इनका, ये है BVR सुब्रमण्यम जी। इनको बना दिया गया है सीईओ ऑफ नीति आयोग। ये कौन बन गए हैं? नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि जो IAS ऑफिसर है, ये फॉर्मर IAS ऑफिसर है BVR सुब्रमण्यम, ये मतलब रिटायर IAS ऑफिसर है। इनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है किसका? नीति आयोग का। तो ठीक है, आपको जानते हैं नीति आयोग के जो भी चीफ होते हैं वो हमेशा रिटायर IAS ऑफिसर ही, या फिर कोई और व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री द्वारा चूज किया जा सकता है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो आपके फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी जो कि हैं परमेश्वरम अय्यर जो है, परमेश्वरन जो अय्यर हैं, इनने क्या है, ये अपने पद से हट गए हैं, और इनकी जगह कौन आ गया? VR सुब्रमण्यम जी आ गए हैं। अब अय्यर जी कहाँ चले गए? तो आपको बता दें, अय्यर जी हैं वो क्या नाम, वर्ल्ड बैंक के कौन बन गए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। ठीक है, इसलिए वो इन्होंने अपना पद नीति आयोग के यहाँ छोड़ दिया है, और वो कहाँ चले गए? वर्ल्ड बैंक चले गए हैं। इसलिए अब ये पद कौन संभाल रहा है नीति आयोग के चीफ का? वो CEO का। तो BR सुब्रमण्यम जी भी संभाल रहे हैं ये पद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है 76 बाफ्टा बाफ्टा या हम कहते हैं BATFA पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मतलब ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये एक मूवी, जर्मन मूवी है, इसको दिया गया है बेस्ट फिल्म का टाइटल दिया गया है बाफ्टा द्वारा। ठीक है, तो आपको बता दें, जो रॉयल फेस्टिवल है, रॉयल हॉल फेस्टिवल हॉल जो है, जो कहाँ पे है? ये लंदन के अंदर है। कहाँ पे है? लंदन के अंदर है, इंग्लैंड में। इसमें क्या आयोजित किया गया? 76 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। इसी को हम कहते हैं बाफ्टा, कहते हैं क्या? BAFTA। ठीक है, इसी कहते हैं बाफ्टा कहते हैं। वो प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, कहाँ पे? आपका रॉयल फेस्टिवल हॉल में प्रेजेंट किया गया, लंदन इंग्लैंड के अंदर। आपको बता दें, इसे होस्ट किया गया था रिचर्ड E ग्रांट द्वारा। जो एक्टर हैं रिचर्ड E ग्रांट, ये इसके कौन है? ये होस्ट थे, इन्होंने इसे होस्ट किया था। और आपकी जो जर्मन मूवी मैंने बताई थी आपको, ये एंट वॉर फिल्म है जिसका नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये क्या नाम, मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें, इसने टोटल 7 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, कौन से? 7 अवार्ड जीते हैं। इसमें 2 अवार्ड कौन कौन से थे आपके? 2 बड़े अवार्ड थे, बेस्ट फिल्म का, और साथ ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसे ही मिला है। मतलब डायरेक्टर का अवार्ड भी, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी इस मूवी को मिला है, साथ ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसे ही मिला है। चलिए आपको जानकारी दे दें, तो आप ये देखें, शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री है ऑल द ब्रीथ्स फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से है। वो नॉमिनी हुए थे किसके लिए? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए थे। पर ये जो अवार्ड है वो किसने जीत दिया? डेनियल रोहर ने जीत दिया। उनकी जो नवाल्नी जो डॉक्यूमेंट्री थी उसके लिए, नवाल्नी जो डॉक्यूमेंट्री थी उसके लिए उन्होंने ये क्या नाम, अवार्ड उन्हें मिल गया। और भारत के शौनक सेन जो है, उनको ये अवार्ड नहीं मिला, वो रह गए। ठीक है, तो आपको देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? केट बेचलेट टार को, जो उनकी टार मूवी है उसके लिए। और
जो लीड एक्ट्रेस है वो कौन है, वो है ऑस्टिन बटलर, जो कि एल्विस एल्विस मूवी है उसके लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है एडवर्ड बर्गर एंड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मतलब जो एडवर्ड बर्गर है, जो आपको बताया था मैंने अभी कि वो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ये मूवी है, उसके जो डायरेक्टर हैं उनको भी इसका अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, साथ ही उनकी जो फिल्म है उसको भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको दे रखा है बेस्ट कास्टिंग का, तो ये एल्विश के हैं। बेस्ट सिनेमोग्राफी का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का है कैरी कॉन्डॉन, द बंचेस ऑफ इन्यूशन, है ना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड बेरी को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट का नवलिनी जो बताया था मैंने आपको अभी, ठीक है। और नॉन इंग्लिश फिल्म मूवी जो की है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, क्योंकि कौन सी ये जर्मन मूवी है, ये नॉन इंग्लिश मूवी हुई ना। और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला है कैथरीन मार्टिन को एल्विस मूवी के लिए। और बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एन आयरिश गुडबाय को, ठीक है। इसे क्या मिला, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है कहाँ पे, आपका आंसर है सी, नागपुर के अंदर रखी गई है। इसकी आधारशिला हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा रखी गई है। आप देखते हैं फोटो है उसकी, ठीक है। और आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की अनुभूति समावेशी पार्क भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क भी कहा जाता है। नागपुर के अंदर महाराष्ट्र में ये आपका बनाया गया है। इसका क्या नाम है, आधारशिला रखी गई है या फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ठीक है। आपको बता दें इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के समावेशी समाज के निर्माण के विजन को ध्यान में रखते हुए इस जो पार्क है उसका विकास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सहानुभूति के बजाय यह पार्क हमदर्दी दिखाएगा। मतलब जो लोग दिव्यांग है या कहते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर वो है, उनके लिए सिंपैथी की जगह ये क्या हमदर्दी दिखाएगा। आप दिखाते हैं कि हमदर्दी दिखाएगा, उसकी अनुभूति दिखाएगा। दिव्यांग पार्क को नाम, इसका नाम क्या है, अनुभूति दिव्यांग पार्क नाम रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, ये पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है किस राज्य में खुजारो नृत्य महोत्सव 2023 शुरू हुआ है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के अंदर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर आपका खुजारो नृत्य महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं ये नेप्था मंदिर जो है उसमें जो आप समझ लीजिए कि नेप्था का जो मंदिर है वहीं पे इसका ये जो खुजारो जो डांस है उसका खुजारो डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आपको बता दें ये 49th ईयर किया जा रहा है। मतलब ये अपने 49वें साल में प्रवेश कर गया है। लगभग इसे 49 ईयर्स हो गए लगातार मनाते हुए, ठीक है। किसके लिए, डिग्निटी और क्लासिकलिटी के लिए, ठीक है, गरिमा और शास्त्रीयता के लिए। ये लगभग 49वें वर्ष तक ये पहुंच चुका है ये, ठीक है। और आपको बता दें खुजारो नृत्य है, इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी, जो आज तक मध्य प्रदेश के शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत, मतलब आप ये क्या नाम है, जो खुजरो डांस फेस्टिवल है इसे स्टार्ट किया गया था 1975 में। और इसे ऑर्गेनाइज करता है उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक और आर्ट एकेडमी। ये दो लोग मिलके इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं ये काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के, जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है मध्य प्रदेश का, उसके अंडर ये काम करते हैं, ठीक है। आपको बता दें खुजरो डांस फेस्टिवल है वो एक तरह से क्लासिक डांस आपका जो हो गया क्लासिकल डांस, और इसमें जो होता है नृत्य होता है वो एक तरह से बताता है कि एक जो व्यक्ति है किसी को अपने भाव को या कुछ कहना चाह रहा है या अपना कुछ भाव को किस तरह से डांस के फॉर्म में दिखाना चाहता है, अपने भाव जो होता है वो डांस के फॉर्म में दिखाता है, वो इसका क्या नाम है, इस आपका फेस्टिवल का मेन काम होता है, ठीक है। चलिए अब आके ये यहाँ दे रखा है, इसमें जो आपके यंग और सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से, आपका जो मेजर आपका क्लासिकल डांस स्टाइल होता है जो इंडिया के अंदर है, कौन कौन से, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, है ना, मणिपुरी, ये सभी की डांस है। ये सभी के डांस यहाँ आयोजित किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड नहीं, पूरी इंडिया में जितने तरह के नृत्य होते हैं उन सभी का आयोजन इस फेस्टिवल में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, दी कश्मीर फाइल। जी हाँ, कश्मीर फाइल को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। किसमें, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है इनको, ठीक है।
तो आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ये, मतलब एक आप मान लीजिए कि आपके सिनेमा फील्ड ऑफ सिनेमा के अंदर ये सबसे बड़ा कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स का नाम करवाती है, और इसे 2023 के विजेताओं ने खुलासा कर दिया और बता दिया कि बेस्ट फिल्म मूवी कौन सी इसमें आपकी दी कश्मीर फाइल्स है। आपको बता दें मुंबई के अंदर ही होस्ट की गई थी, कौन सा क्या होस्ट किया गया, 2023 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सेरेमनी आयोजित की गई थी। ठीक है, इसकी मेजबानी किसने करी थी, मुंबई ने करी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि बेस्ट फिल्म किसे मिली दी कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, RRR को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, रणवीर कपूर को मिला है। कौन सी मूवी के लिए, ब्रह्मास्त्र जो मूवी आई थी उसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, आलिया भट्ट को मिला है। कौन सी मूवी के लिए, जो गंगूबाई काठियावाड़ी आती मूवी थी उनकी, उसके लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला है, RK बल्की, जो चुप मूवी है ना, उसके लिए इनको ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन, मतलब आप कहते हैं कि विच कंट्री, कौन सा देश होस्ट करेगा परमानेंट मिशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के अंदर। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए भारत। जी हाँ, भारत से होस्ट करेगा कौन सी, परमानेंट मिशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो आपको बता दें कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत अभी क्या है, G20 का अध्यक्ष है, और इस साल जो G20 समिट मीटिंग होनी है वो भारत के अंदर होगी, और इसी के तहत जो परमानेंट मिशन राउंड टेबल जो है ना एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, इसको क्या नाम है, होस्ट किसने करा है, वो इंडिया ने करा है। किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, समिट हम क्या कहते हैं, SDG समिट कहते हैं, उसके तहत ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया था आपका न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित किया गया था। आपको बता दें जो राउंड टेबल टाइटल था, इसका टाइटल क्या रखा गया था, इसका टाइटल रखा गया था गांधीयन ट्रस्टीशिप, ए पैनल डिस्कशन ऑन सुटेबल लाइफस्टाइल एंड एंड्यूरिंग पीस के लिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं, गांधीवादी ट्रस्टीशिप, सस्टेनेबल क्या है, लाइफस्टाइल एंड एंड्यूरिंग पेस, ये इसके तहत इनको ये मिला है। आपको बता दें वही 9 मार्च को, एक और 9 मार्च को राउंड टेबल होगी, अभी 9 मार्च को राउंड टेबल होगी, उसका जो उसकी थीम क्या होगी, द वर्ल्ड वी वुमेन एंड गर्ल्स वांट टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। मतलब ये थीम किसकी होगी, ये जब 9 मार्च को एक और मीटिंग होगी जिसका होस्ट कौन करेगा, इंडिया होस्ट करेगी, उसकी जो मीटिंग होगी उसकी मीटिंग का थीम ये रहेगी। ठीक है, कब होगी, 9 मार्च को होगी ये। वहीं आपको बता दें 16 मार्च को एक मीटिंग होगी, उसकी जो क्या नाम है, उसकी जो थीम क्या होगी, आप मान लें ग्रास रूट्स लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चार्टिंग द पाथ ऑफ द एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट। ये क्या 16 मार्च को जो मीटिंग होगी उसके लिए ये रखा गया है, उसकी थीम रखी गई है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को क्या है, 14 अप्रैल को क्या है, हम मनाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, उसके दिन कोई स्पेशल प्रोग्राम रखा जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बताते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन आयोजन किया गया है। तो आपको बताना है किस यूनियन टेरिटरी के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन ऑर्गेनाइज करी गई है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, लद्दाख के अंदर आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की है, लद्दाख के अंदर आयोजित की गई है, ये आपकी फ्रोजन लेक आपकी क्या नाम है, मैराथन न्यूज है। ठीक है, तो आपको बता दें जो केंद्र शासित प्रदेश आपका है लद्दाख, उसके पेंगोंग तोसो जो लेक है उसमें, जो पेंगोंग तसो लेक है उसमें जो है ये आपकी क्या नाम है, हाईएस्ट फ्रीजिंग लेक मैराथन जो है इसे पहली बार आयोजित किया गया, और साथ ही इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाली एक मैराथन है। आपको बता दें टफेस्ट मैराथन है, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में जाता है, और ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मैराथन की जाती है। मैराथन मतलब क्या होता है, रेस होती है, बहुत लंबी रेस होती है, लगभग 21 किलोमीटर की रेस होती है। तो आपको बता दें कि 20 फरवरी को पेंगोंग लेक पे लगभग 4350 मीटर सी लेवल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर ये आपकी मैराथन कराई जाएगी। और इसमें जो इसकी थीम जो होगी है भाई, मेन क्या होता है, थीम इंपॉर्टेंट होती है। तो बताने इसकी जो थीम है वो थीम आपकी है द लास्ट रन। ठीक है, द लास्ट रन क्या है, इसकी थीम है, तो ये रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि इसकी थीम क्या है, तो आपको थीम रखिएगा क्या है, वो द लास्ट रन है। ठीक है, चलिए और इसमें बता दें इसकी जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो क्या था, विभ्रांत विलेज प्रोग्राम के तहत इसे क्या नाम है ये आयोजित किया गया था। इसमें क्या है, विभ्रांत विलेज के तहत क्या है कि वहाँ पे जो विलेजेस हैं आपके बॉर्डर के पास जो विलेजेस हैं उनको विकसित करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे कि वहाँ लोग आए और वहाँ पे क्या है डेवलपमेंट हो उन विलेजेस के अंदर, इसलिए प्रोग्राम शुरू किया गया। उसका नाम क्या था, विभ्रांत विलेज प्रोग्राम रखा गया था।
या कहते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रखा गया था। ठीक है, और बता दें 21 किलोमीटर लंबी मैराथन थी, लुकिंग विलेज के अंदर करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बताना है कि मेंस में 10 मीटर राइफल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इजिप्ट के अंदर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए रुद्राक्ष पाटिल। जी हाँ, रुद्राक्ष पाटिल ने क्या ना गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको बता दें जो 3 दिन की ये इवेंट के अंदर जो इंडिया ने क्या है, इंडिया के जो रुद्राक्ष पाटिल हैं उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, इस बार जीता है गोल्ड मेडल जीता है, इसमें मेंस एयर राइफल के अंदर। आपको बता दें तिलोतामा जो है, तिलोतामा जो है, तिलोतामा सेन जो कि हैं इंडिया की हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। यहाँ पे ISSF वर्ल्ड कप 2023 कैरियो इजिप्ट के अंदर जीता है ये। ठीक है, आपको बता दें कि तिलोतामा सेन जो है वो लगभग सिर्फ 14 साल की हैं ये। ठीक है, 14 साल की हैं, इन्होंने ये क्या नाम है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस इवेंट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इसमें 3 स्टेज में ये पूरा इवेंट हुआ। पहला स्टेज आपका हुआ था कहाँ, रबात मोरक्को में हुआ था, ये शॉटगन का हुआ था। वहीं स्टेज 2 जो आपका हुआ था वो कहाँ हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। वहीं फरवरी में अभी जो लास्ट मंथ हुआ है वो हुआ था पिस्टल राइफल का हुआ था, जिसे हम कहते हैं स्टेज पिस्टल राइफल का हुआ था, कहाँ पे, इंडोनेशिया के अंदर हुआ। वहीं स्टेज 3 कहाँ हुआ था, कैरियो इजिप्ट के अंदर किया गया था। कहाँ गया था, इजिप्ट के अंदर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूछते हैं 18 क्वेश्चन आते हैं। इसमें बताना आपको भारतीय मुक्केबाजी टीम के नए विदेशी कोच कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी दिमित्री दिमित्रुक। जी हाँ, दिमित्री दिमित्रुक जो आप नाम सकते हैं, ये फोटो है उनका, दिमित्री दिमित्रुक। ये बन गए हैं कौन, ये बन गए हैं हमारे कोच किसके, इंडियन बॉक्सिंग टीम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताते हैं, अगले क्वेश्चन आते हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए राजीव रघुवंशी। जी हाँ, फोटो देखते हैं इनका, ये राजीव रघुवंशी जी हैं। इन्होंने को बना दिया गया है न्यू क्या नाम, चेयरमैन ऑफ, ये कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ किसका, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। किसको, राजीव रघुवंशी जी को बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बता दें विश्व बैंक के अमेरिकी अध्यक्ष बनने के लिए बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया है? तो आपको बताना है जो वर्ल्ड बैंक है उसके प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर कह दें किसे नॉमिनेट किया गया है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी अजय बंगा। जी हाँ, अजय बंगा जी, ये सकते हैं फोटो है अजय बंगा जी। इनको जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, इन्होंने क्या नॉमिनेट किया है किसके लिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आते हैं। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी भूटान के। जी हाँ, देखते हैं ये सिर्फ 7 वर्ष के हैं और ये पहले डिजिटल सिटीजन बन गए हैं किसके, भूटान का। आपके दिमाग में आना चाहिए डिजिटल सिटीजनशिप क्या है, तो इसमें आप बता दें आपको कि डिजिटल सिटीजन मतलब हो गया है कि जो भूटान जो है अब वो अपने आप को क्या है मूव कर रहा है, किसमें मॉडर्नाइज कर रहा है, या कहते हैं अपने आप को डेवलप कर रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। क्या है, वो अपना सारा जो डेटा है डिजिटली रखना चाहता है। इसमें क्या होगा, आपका जो डेटा आपका रखा जाएगा, जो आपका डेटा रखा जाएगा वो डिजिटल के तौर पर रखा जाएगा, जैसे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में रखा जाता है वही रखा जाएगा। जैसे आपको बता दें हिमालयन किंगडम जो है उनके जो फाउंड किया उन्होंने फर्स्ट एवर डिजिटल सिटीजन उन्होंने अपना ढूंढ लिया है और बना दिया गया है। भाई फर्स्ट एवर डिजिटल जो सिटीजन है वो कौन बनेगा, नागरिक कौन बनेगा भाई? तो ये बता दिया गया है कि भूटान का जो भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी, जिसे एनडीआई मोबाइल वॉलेट है, जो एनडीआई मोबाइल वॉलेट है जिसे हम कहते हैं नेशनल भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी, है ना। तो इसको क्या नाम है, इसके अंदर जो आपके रॉयल हाइनेस है दी क्लेंसे प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक, इनको बना दिया गया फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान बना दिया गया है। ठीक है, आपको बता दें इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत क्या होगा, उसके तहत क्या है, उस व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है या कहते हैं आपकी नागरिकता है उसकी पहचान करी जाएगी। ठीक है, तो पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, ये आप भूटान के प्रिंस बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022-24 का बजट पेश किया है। बजट की राशि कितनी है आपको ये बताना, राशि कितनी है उत्तर प्रदेश जो बजट पेश हुआ अभी हाल ही में, तो बताइए उसकी राशि कितनी है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी
6.90 करोड़ रुपीज, 6.9 लाख करोड़ रुपीज क्या है बजट की जो प्राइस है वो है किसकी, उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश हुआ अभी, एनुअल बजट पेश हुआ उसकी। ठीक है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार को 2023-24 का। इस बजट का जो वो रखी गई कीमत जो थी, मतलब पूरा प्राइस जो था बजट का वो था 6.9 लाख करोड़ रुपये। और इसे किसने पेश किया, तो आपको बता दें यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनका नाम है सुरेश खन्ना जी। कौन है कौन वो है फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी ने इन्हें पेश किया है। आपको बता दें कि इनमें जो योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इसे कहा है अमृत काल के रूप में ये बजट पेश किया उन्होंने। ठीक है, तो इस बजट में क्या हमने फोकस किया था, इस बजट के तहत हमने फोकस किया है कि हम जैसे हम सेल्फ रिलियंट इंडिया, मतलब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, जो उनका प्रोग्राम शुरू किया मोदी जी द्वारा, सेम उसी के तहत इन्होंने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने टारगेट रखा है कि अगले 5 साल तक हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है उससे कितने कर देंगे, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए डॉक्टर महेंद्र कुमार। जी हाँ, देखते हैं फोटो, ये है फोटो डॉक्टर महेंद्र कुमार जी। ये पुरस्कार इन्हें दिया है किसके द्वारा, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो उड़ीसा, इन्हें किस लैंग्वेज में दिया गया है, तो आप उड़ीसा लैंग्वेज के जो स्वदेशी भाषा है उनमें उन्नति के लिए भारतीय शिक्षक जो कौन है, इंडियन आपके एजुकेटर और सोशल वर्कर जो है, इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार जी। इन्होंने इनको उड़ीसा भाषा के लिए वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन, शेख हसीना जी द्वारा। कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश के अंदर ये सम्मानित दिया गया, ये उन्हें सम्मानित दिया गया है। आपको बता दें लगभग वो 30 साल से मतलब 3 डेकेड से वो लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन और ये इन सभी लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज, ये सब उड़ीसा भाषाओं पे वर्क कर रहे हैं। पिछले 3 साल से उड़ीसा भाषा पे ये वर्क कर रहे हैं, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना हाल ही में अर्जेंटीना ओपन 2023 किसने जीता है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज, फोटो देखते हैं, इन्होंने जीता है अर्जेंटीना ओपन 2023। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2019, 2020, 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित किया है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए 128। जी हाँ, 128 लोगों को सम्मानित किया गया है। कौन सा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से। ठीक है, 3 साल के लिए, ये 3 साल मतलब कोविड वजह से दे नहीं पाए थे, 2019, 20 और 21 3 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, एक साथ दिया गया है 3 साल के लिए। तो आपको बता दें कि ये द्रौपदी 23 फरवरी को ये क्या नाम अवार्ड दिए गए हैं, इसमें 2 अवार्ड दिए गए हैं। एक तो है संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, ठीक है, और एक आपका है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो संगीत नाटक फेलोशिप है, उसमें टोटल 8 लोगों को अवार्ड दिया गया है, ये ठीक है, फेलोशिप दी गई है। वहीं 128 आर्टिस्ट हैं, उन्हें दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया है। कौन कौन से सेक्टर में, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फ्लोक, प्यूपेट्री, मतलब क्या था, कठपुतली के लिए। ठीक है, इन सभी में दिया गया है इनको। और आपको बता दें 1952 में एक रेजोल्यूशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्या नाम है आपका, ये शुरू किया था, क्या, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शुरू किया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष चेयरमैन थे वो कौन बने थे, डॉक्टर पीवी राजामन्नर, जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे इसके। ठीक है, तो आपको बता दें इनका जो काम होता है वो क्या था, प्रिवेंशन और प्रमोशन ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, जो होता है हमारा जो विभिन्न स्तर का एक मान लीजिए कि अलग अलग टाइप का हमारे यहाँ क्या नाम है कल्चर है, हर जगह आप देखोगे थोड़ा थोड़ा दूर जाओगे तो कल्चर चेंज होता रहता है, उन सभी को हमने संजोने के लिए, है ना, उन सभी को संजोने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूछेंगे आपसे चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी डी देशमुख जी। आपको पता है जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल दिया जाएगा, अब इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, सी डी देशमुख के नाम पर रख दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो आपको बताता हूँ आगे। तो आपको बताते हैं जो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन है इसका नाम चितामन राव देशमुख स्टेशन रख दिया जाएगा। क्या, चितामन राव देशमुख स्टेशन रख दिया जाएगा इस स्टेशन का नाम। ठीक है, किसका, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नाम किसने चेंज किया है, तो आपको बता दें कि ये नाम जो एकनाथ शिंदे हैं, जो कि शिवसेना के लीडर हैं, और इन्होंने जो पहली बैठक हुई इसमें इन्होंने क्या है ये डिसीजन लिया। आपको बता दें जो आपके दिमाग में आ रहा है कि सी डी देशमुख है कौन, तो आपको बता दें सी डी देशमुख जी भारत के पहले गवर्नर,
कौन? भारत के पहले आरबीआई गवर्नर, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, साथ ही हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीडी देशमुख जी रह चुके हैं। उनके नाम पे ये रखा जाएगा गेट अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, न्यू दिल्ली के अंदर आपका ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी दें इस बारे में। तो आपको बता दें, युवा मामले जो आपके हमारे जो है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने क्या है उद्घाटन किया है 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को दिल्ली के अंदर ये 3 दिवसीय आपका क्या नाम है ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। आपको बता दें ये आयोजित किया गया था 50 वर्ष पूरे होने के लिए। किसके? कोरिया और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर ये आपका क्या नाम चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना लिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल वीडियो जो है शेयर जरूर करें, जिससे कि बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद।